यस, सबका मैंने कल नाटक बोला हमारा टैबुलर प्रेजेंटेशन हो गया था ना। यस, सो 5 स्टेप्स हम देख रहे थे। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डेटा, सेकंड था हमारा सॉर्टिंग ऑफ डेटा, स्क्रूटिनी ऑफ डेटा जो उन्होंने दिया है। थर्ड स्टेप वाज क्लासिफिकेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। फोर्थ स्टेप वाज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में तीन हम देख रहे थे, पहला टेक्सचुअल, दूसरा टैबुलर, ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। थर्ड हम देख रहे हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, सो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। रेडी तो यस, ध्यान बोर्ड की तरफ सबका, या बुक की तरफ तुम्हारे दोबारा मार्किंग करो ठीक से। So diagrammatic representation हम देख रहे हैं। Another alternative and attractive representation of statistical data is provided by charts, diagrams and pictures. Obviously, these are more attractive, more informative also, and very easy to interpret also. So graphs हम use करेंगे, diagrams, pictures and everything. Unlike the first two methods of representation of data, diagrammatic representation can be used for both the educated section and uneducated section. बराबर है। पहले वाले डेटा तो भी लैंग्वेज, अगर हम पैराग्राफ फॉरवर्ड में लिख रहे हैं तो सामने वाले को समझ में आना चाहिए क्या लिखा हुआ है। सिमिलरली टेबल को इंटरप्रेट करना भी इतना इजी नहीं होता है, उससे एजुकेटेड लोगों को ही समझ में आ सकता है। और ग्राफ्स और प्रेजेंटेशन तो अनएजुकेटेड लोग भी देख सकते हैं और इमीडिएटली समझ में आ सकता है कि क्या दिया है। समझ में आ रहा है? Furthermore, any hidden trend present in the given data can be noticed only in this mode of representation. Trend वगैरह भी समझ में आ सकता है, हम लाइन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो ट्रेंड एनालिसिस भी हम इसमें कर सकते हैं। However, compared to tabulation, this is less accurate. So if there is a priority for accuracy, we have to recommend tabulation. क्योंकि यहाँ पे exact ग्राफ में exact point कौन सा है, क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, exactly मिलना मुश्किल है। Therefore, exact calculations करने हैं तो हम क्या यूज करते हैं, टेबुलर फॉर्म, डायरेक्टली नॉर्मल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करो। जैसे पार्टीशन वैल्यूज के लिए भी हमने देखा था, इफ यू रिमेंबर, पार्टीशन वैल्यूज हम ग्राफिकली भी ड्रॉ कर सकते थे। फिर यहाँ से लाइन ड्रॉ करो, नीचे x जो आएगा वो तुम्हारा आंसर रहेगा, लेकिन वो एग्जैक्ट आंसर हमको एग्जैक्टली मिल पाएगा क्या? लेट्स से डेसिमल में आंसर है तो ग्राफ में एग्जैक्टली आंसर मिल पाएगा? मैथमेटिकल फॉर्मूला से जो हम कर देता हूं ऑब्वियसली मिलता है, वो एग्जैक्ट प्रिसाइज आंसर आता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन कर देते हैं। बोले समझ में आया? Yes. We are going to consider the following types of diagrams. First is line diagram or histograms. Second is bar diagram, and third is pie charts. पहला line diagram or histograms. When the data vary over time, we can take recourse to line diagram. In a simple line diagram, we plot each pair of x values of t comma yt. T comma yt मतलब क्या? T represents time and y represents value at time t. Yt represents value of some product of some जो भी कैरेक्टरिस्टिक हम देख रहे हैं उसकी जो वैल्यू है, दैट वैल्यू एट टाइम टी, वही दिया उन्होंने, yt रिप्रेजेंटिंग द टाइम सीरीज एट पॉइंट टाइम पॉइंट टी इन द टी वाई टी प्लेन, एक्स वाई प्लेन जैसे हम बोलते हैं, टी वाई टी प्लेन उन्होंने नाम दिया। The plotted points are then joined successfully by line segments and the resulting chart is a line diagram. Basically x, y जो पॉइंट्स दिए सबका x, y प्लॉट करो, उन पॉइंट्स को जोड़ दो तो तुमको मिल जाएगा तुम्हारा लाइन डायग्राम। क्लियर है? When the time series exhibit a wide range of fluctuations, we may think of logarithmic or radio chart where log yt and not yt is plotted against t. So x के अगेंस्ट y प्लॉट ना करते हुए log y प्लॉट करते हैं। अगर बहुत ज्यादा वेरिएशंस रहेंगे, वो वेरिएशंस को रिड्यूस करने के लिए, टाइमलाइन को स्मूथ करने के लिए हम log of y भी यूज कर सकते हैं। ऐसे सीरीज को हम लॉग नॉर्मल सीरीज बोलते हैं। लॉग नॉर्मल सीरीज, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा है,
जब अगेन वहां पे भी हम क्या प्लॉट कर रहे हैं, z की वैल्यू और उसके अगेंस्ट उसकी प्रोबेबिलिटी, करेक्ट। वैसे लॉन्ग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक होता है which is not symmetric in nature, more realistic, which has positive correlation, पॉजिटिव स्क्यूनेस बेसिकली। पॉजिटिव स्क्यूनेस होने का फायदा क्या है कि स्टार्टिंग में वैल्यूज बहुत ज्यादा है और फिर धीरे 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 स्लो डाउन होती है, और यूजुअली प्रैक्टिकली भी ऐसे होता है। when the business starts booming, starting में वैल्यूज बहुत हाई रहती है and then it starts falling slowly, फिर धीरे 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 तुम्हारा डिप्रेशन कंट्रैक्शन वाला पीरियड आता है, बिजनेस साइकिल तुमने किए। So point being, log normal distribution is much more realistic than normal distribution. वैसे यहाँ पे उन्होंने बोला अगर वेरिएशन बहुत ज्यादा है, instead of using y तुम log y भी यूज कर सकते हो। doesn't matter, उन्होंने बस एग्जांपल के तौर पे दिया है, प्रैक्टिकली इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। नेक्स्ट बार डायग्राम। There are two types of bar diagrams, namely horizontal bar diagram and vertical bar diagram. While horizontal bar diagram is used for qualitative data or data varying over space, the vertical bar diagram is associated with quantitative data or time series data. Horizontal बहुत ही rarely use होते हैं, horizontal मतलब ऐसे वाले bar diagram. These are the horizontal bar diagrams. Usually हम जो देखते हैं वो vertical bar diagrams ही देखते हैं। उन्होंने बोला usually qualitative data के लिए horizontal bar diagrams यूज किए जाते हैं, quantitative data के लिए तो mostly हम vertical bar diagrams ही यूज करेंगे। So एक तो एक पॉइंट्स लिख लीजिए, राइट। सबसे पहले इसमें क्या हेडिंग दिया है? हाँ, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। इसमें तीनों हेडिंग्स दे दो, लाइन डायग्राम और हिस्टोग्राम, बार डायग्राम्स और पाई चार्ट। पहले तो तीनों नाम के हेडिंग दो, लाइन डायग्राम, हिस्टोग्राम, बार डायग्राम, पाई चार्ट। तीनों नाम हेडिंग दिए। इसमें फर्स्ट लिखो फिर अभी, लाइन डायग्राम और हिस्टोग्राम। इसी को फुल हिस्टोग्राम के यूज करते हो। लाइन डायग्राम और हिस्टोग्राम, उसमें हम लिखेंगे all the points x comma y will be plotted on a graph. All the points x comma y will be plotted on a graph, and those will be joined to form a line diagram, and those will be joined to form a line diagram. For time series data, for time series data, the points for time series data, the points are denoted by, for time series data, the points are denoted by t comma yt. Just remember there as t comma yt. For time series data, the points are denoted by t comma yt. यहाँ पे टाइम सीरीज में भी हम ऐसे पॉइंट्स देख रहे थे, t comma yt। 12th स्टैंडर्ड में हम चैप्टर था टाइम सीरीज, उसमें एक पूरी मेथड थी, लीस्ट स्क्वायर्स, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। वहाँ पे ये t और yt थे, वहाँ पे पॉइंट्स ऐसे प्लॉट किए जाते थे। एनीवेज, t comma yt, where t represents time, where t represents time, where t represents time period या time, and yt represents value at time t, and yt represents value at time t.
बोलो समझा? सो एक्स नोवा वाई को प्लॉट करेंगे, जोड़ेंगे तो लाइन डायग्राम मिल जाएगा। एक्स नोवा वाई की जगह पे टाइम सीरीज का स्पेसिफिक अगर क्वेश्चन होगा तो ऑप्शन में कभी कभी टी कॉमा वाई टी भी आ सकता है। यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड। क्लियर है? नेक्स्ट हम लिखेंगे बार डायग्राम। बार डायग्राम में सिंपली पहला पॉइंट लिखेंगे हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम, एरो करके लिखेंगे क्वालिटेटिव डेटा। हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम, एरो करके लिखेंगे क्वालिटेटिव डेटा। हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम, क्वालिटेटिव डेटा। दूसरा वर्टिकल बार डायग्राम, क्वांटिटेटिव डेटा। तीसरा लिखो मल्टीपल और ग्रुप्ड बार डायग्राम्स। मल्टीपल और ग्रुप्ड बार डायग्राम्स यूजफुल फॉर कंपैरिजन। एरो करके लिखो यूजफुल फॉर कंपैरिजन। तीसरा लिखो, तीसरा है ना, नहीं फोर, डिवाइडेड बार चार्ट्स और परसेंटेज बार डायग्राम्स। डिवाइडेड बार चार्ट्स और परसेंटेज बार डायग्राम्स helpful to show different components of a variable. Useful या helpful to show different components of a variable. ठीक है? फिफ्थ लिखो पाई चार्ट और पाई डायग्राम और सर्कल डायग्राम। पाई चार्ट और पाई डायग्राम और सर्कल डायग्राम। पाई चार्ट और पाई डायग्राम और सर्कल डायग्राम। उसके आगे भी वही लिखेंगे also useful for showing components of a variable. Also useful for showing components. Also useful for showing different components of a variable. हुआ? थोड़े एग्जांपल्स दिए उन्होंने, देखो ये 5 इयर्स है, 6 इयर्स का कुछ डेटा है, 6 7 इयर्स का, ये वैल्यूज है, पॉइंट्स प्लॉट किए, सारे पॉइंट्स को जोड़ दिया तो हमारा क्या बनेगा? लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम में हमने वही डेफिनेशन लिखी है, सारे एक्स को वाई प्लॉट करो, एक्स को वाई प्लॉट करके पॉइंट्स को जोड़ दो तो हमारा बनेगा एक लाइन डायग्राम। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शोज अ लाइन चार्ट। नेक्स्ट एग्जांपल बार डायग्राम का दिया है, वही अलग अलग सालों का वही डेटा उन्होंने बस बार डायग्राम में ड्रॉ किया है, बार्स ड्रॉ किए। दिस इज सिंपल बार डायग्राम। इसको वर्टिकल बार डायग्राम बोल सकते हैं, बस एक तो वर्टिकल बार से इसलिए वर्टिकल बार डायग्राम। ये मल्टीपल लाइन चार्ट, दो डेटा एक साथ है, वीट का प्रोडक्शन भी है एंड राइस का प्रोडक्शन भी है, सो दो लाइन चार्ट्स एक साथ ड्रॉ किए, इसलिए मल्टीपल लाइन चार्ट। मल्टीपल लाइन चार्ट। फिगर्स डू नॉट मैटर, उसमें कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है, यू शुड नो, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई। सिंपल सा पॉइंट। बोलो समझ में आया? नेक्स्ट वही मल्टीपल लाइन चार्ट को मल्टीपल बार डायग्राम में कन्वर्ट किया। मल्टीपल बार डायग्राम ऐसे होते हैं कि दो तीन वेरिएबल्स एक साथ स्टडी किए जा रहे हैं, दो तीन चीजों की वैल्यूज हम बात कर रहे हैं, सो इंडेक्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा शेड क्या डिनोट करता है, सो यहाँ पे प्लेन इज बेसिकली राइस एंड द शेडेड इज बेसिकली व्हीट। तो ऐसे मल्टीपल बार डायग्राम्स हम बोलते हैं, मल्टीपल बार डायग्राम्स आर वेरी यूजफुल फॉर कंपैरिजन, ये इजीली कंपेयर किए जा सकते हैं। एक तो राइस का प्रोडक्शन ओवर द इयर्स भी कंपेयर होगा, प्लस राइस का प्रोडक्शन विद व्हीट भी कंपेयर हो सकता है। सो एक तो खुद के साथ भी कंपेयर करोगे विद अलोंग विद द टाइम, एंड
दूसरे प्रोडक्ट के साथ भी तुम कंपेयर कर सकते हो। बोल समझ में? दिस इज मल्टीपल बार चार्ट या मल्टीपल बार डायग्राम। क्लियर? नेक्स्ट, इससे उनका पाई पाई चार्ट इससे बनाने वाले। पाई चार्ट का तरीका पता है तुमको कैसे बनाने? You convert all the values into degrees, not percentage, degrees. डिग्री में कन्वर्ट करो, उतने डिग्री का तुमको पाई सिलेक्ट करने का बेसिकली। एरिया उतने एरिया डिग्री से। सो बेसिकली लेट्स ट्राई टू कंस्ट्रक्ट दिस ओनली। टोटल कितने मुझे इसका बोलना? कितना? 540। अब 80 आउट ऑफ 540 represents how much percentage? Let's say percentage में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं? 80 डिवाइडेड बाय 540 into 100 करते हैं। टोटल परसेंटेज क्योंकि 100 होता है इसलिए into 100 करते हैं, उसका कितना हिस्सा इस 80 ये हमको देखना होता है, इसलिए 80 upon 540 into 100 करेंगे। समझ में आया? अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो अगर डिग्रीज में कन्वर्ट करना है पूरे सर्कल का टोटल डिग्री कितना होता है? 360। पाई चार्ट इज अ सर्कल डायग्राम, तो टोटल वैल्यू अगर 360 है तो उसमें से 80 कितना रिप्रेजेंट करेगा? तो अगेन 360 का 80 बाय 540 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इंटू 100 करते हैं तो वैसे यहाँ पे इंटू 360 करेंगे तो कितना आ रहा है? 50 1 5 या 53 53.33 डिग्रीज। बोले समझ में आया? वैसे 360 इंटू 190 बाय 540 126.66 परसेंट, सॉरी 66 डिग्रीज। ये समझ में आया? नाउ यू स्टार्ट अ डायग्राम। जैसे दिस इज अ सर्कल, उसका स्टार्टिंग पॉइंट हम ये लेंगे, इससे 53.33 डिग्रीज पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सो 53.33 डिग्रीज यहाँ पे आया लेट से, और यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। दिस इज 53.33 डिग्रीज। थोड़ा समझ में आया? नेक्स्ट एंगल कितना है? 126.66। सो ये एक्सिस रखेंगे, इससे हमारा 126.66 डिग्री एंगल मेजर करना शुरू करेंगे, एंड लेट्स से 126.66 ऐसा कुछ आ रहा है। 126.66 degrees. बोलो समझ में? So this represents 53.33 degrees. Customs. This represents excise. And we can continue the diagram. Total obviously 360 degrees आएगा, तो total circle तुम्हारा बराबर से फॉर्म हो जाएगा। बोलो समझ में? So this is one way to represent data. कि वैल्यू नहीं दे रहे, डिग्रीज में आंसर लिख रहे हैं। समझ में आ रहा है? We are writing the values in form of degrees. इस बार परसेंटेज इसमें होता है यहाँ पे डिग्रीज में। समझ में आ रहा है? 360 का कितना हिस्सा ये है? कस्टम्स है, एक्साइज कितना है, इनकम टैक्स कितना है, कॉर्पोरेट टैक्स कितना है, एंड सो ऑन। ये सारे के सारे कंपोनेंट्स को हम डिनोट कर सकते हैं इन अ पाई चार्ट। देखो पाई चार्ट ऐसे उन्होंने पहले डिग्रीज में कन्वर्ट किया है, देन ये डिग्रीज यूज करके ये पाई चार्ट बनाया। बोलो समझ में? क्लियर है सबको? फिर ऑब्वियसली उन्होंने शेड कर दिया और इंडेक्स बना लिया। तो समझ में आया? नेक्स्ट लिखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हेडिंग को। अब ये टैबुलर फॉर्म्स हमारे कंप्लीट हो गए। वैसे टैबुलर फॉर्म में थोड़ा और डिटेलिंग हम देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो दिस इज अ टैबुलर फॉर्म। इसका ग्राफिकल मेथड भी देखेंगे, टैबुलर फॉर्म भी देखेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो थोड़ा बहुत हम काफी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ग्रुप फ्रीक्वेंसी, ये सारी बेसिक चीजें तो हमको पता ही है। लेट्स जस्ट रीड दोस क्विकली। As discussed in the previous section, frequency data occur when we classify statistical data in respect of either a variable or an attribute. A frequency distribution may be defined as a tabular presentation of statistical data, usually in an ascending order, relating to a measurable characteristic according to the individual value or a group of values of the characteristic under study. कुछ न्यूनम बोला है? In short, it is a form of tabular representation. In case the characteristic under consideration is an attribute, say nationality,
Then the tabulation is made by allotting numerical figures to the different classes. The attribute may belong like in this illustration, counting the number of Indian, British, French, German, and so on. समझ में आ रहा है नेशनलिटी के ऊपर टेबल बना रहे हो तो हम व्हाट विल डू इज विल असाइन नंबर्स और नंबर्स कैसे असाइन करेंगे कितने लोग इंडियन है कितने लोग ब्रिटिश है कितने लोग जर्मन है कितने फ्रेंच है उसके हिसाब से काउंट करके विल असाइन नंबर्स टू दोस नेशनलिटी. The qualitative characteristic is divided into a number of categories or classes which are mutually exclusive and exhaustive, and the figures against these all these classes are recorded. The figure corresponding to a particular class signifying the number of times or how frequently a particular class occurs is known as the frequency of that class. ये सारी चीजें एकदम ही बेसिक है जो हम आपको ऑलरेडी पता है. Thus, the number of Indians as found from the given data signifies the frequency of the Indians. So frequency distribution is a statistical table that distributes the total frequency to a number of classes. कट कर दो सिर्फ लास्ट लाइन लिखो. टोटल फ्रीक्वेंसी को अलग अलग क्लासेस में स्प्लिट करना इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. हुआ क्या एक ही दवाई. Next, when tabulation is done in respect of a discrete random variable, it is known as discrete or ungrouped or simple frequency distribution. Discrete random variable में कैसे एक एक वैल्यू हमको पता होती है ना, अनग्रुप में भी वही होता है, एक एक वैल्यू पता है उसके सामने हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं. However, in case the characteristic under consideration is a continuous variable. Continuous variable में कभी भी एक एक पॉइंट की वैल्यू हमको पता नहीं होती, रेंज की वैल्यू पता होती है. So ग्रुप्स बनाएंगे, क्लासेस बनाएंगे, इसलिए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. बोलो समझ में आया? पॉइंट लिख लो. सेकंड पॉइंट, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एरो करके लिखेंगे. अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एरो करके लिखेंगे. अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या उसी का दूसरा नाम उन्होंने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया है. डिस्क्रीट सीरीज नहीं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. सो अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो जिसकी एक एक वैल्यू पे हमको पॉइंट्स पता होते हैं तो वी विल यूज अ अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. और अगर वेरिएबल कंटीन्यूअस वाला हो, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो जिसमें कभी भी एक पॉइंट की सिंगल वैल्यू हमको पता होती नहीं है, हमेशा रेंज में वैल्यूज पता रहेगी, इसलिए हम रेंजेस लिखेंगे या क्लासेस बनाएंगे या ग्रुप्स बनाएंगे, इसलिए उसको हम बोलेंगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो उसी के नीचे लिखेंगे कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, एरो करके लिखेंगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. बट डिस्क्रीट के लिए भी तो बना सकते हो. यूजुअली अगर एक एक वैल्यू पे एक मतलब प्रिसाइज डेटा चाहिए, डिस्क्रीट इसलिए if the data is too much then we can convert it into dts. बोलो समझा क्या? आया ना? कुछ नहीं, छोटा सा टेबल बनाया उन्होंने, बॉयज कितना है गर्ल्स कितना है. This is the category, this is the number of births as per gender. ये सारे दिए. Not much important. Frequency distribution of a variable. For the construction of a frequency distribution of a variable, we need to go through the following steps. बातें नहीं. फटाफट से पढ़ लेंगे एक, not so important. Find the largest and smallest observation and obtain the difference between them, known as range in case of a continuous variable. अरे नहीं, इसके ऊपर तो practical क्वेश्चन आता है. Anyways, आगे बढ़ते हैं. Form a number of classes depending on the number of isolated values assumed by a distance
discrete variable. In case of a continuous variable, find the number of class intervals using the relation number of class interval into class length equal to range. Approximately equal to range. ठीक से लिख लो मैं बोलता रहूंगा पैटर्न हेडिंग थोड़ा अलग देंगे हम राइटर फाइंडिंग द number of classes. Finding the number of classes for a group frequency distribution. For a group frequency distribution. So step 1 लिखेंगे. Find the range of the observations. First step, step number 1. Find the range of observations. नीचे लिखेंगे range equal to highest value minus smallest value. Highest value minus smallest value. Determine the width of each class. Step 2. Determine the width of each class. Determine the width of each class. Step 3. Number of classes. Number of classes equal to range divided by width of each class. नीचे नोट लिखेंगे एक छोटा सा रवा आंसर रवा आंसर will be rounded off to upper integer. Rava answer will be rounded off to upper integer. लिखा इसके ऊपर एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं और एग्जाम में भी एक दो बार आके गए बहुत सारा एक डिस्क्रीट सीरीज दिया रहेगा स्टार्ट टू एंड बहुत सारी वैल्यूज रहेगी और वो बोल देंगे क्लास के वेट कितने रखने तो नंबर ऑफ क्लासेस कितने लगेंगे सो यू हैव टू डू दिस रेंज ढूंढ लो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू और उस रेंज को डिवाइड करो कि कितनी विड्थ चाहिए उससे डिवाइड करो तो नंबर ऑफ क्लासेस तुमको मिल जाएंगे और उसको अपर राउंड ऑफ करना है बोल समझ में आया यस नेक्स्ट present the class or class interval in a table known as frequency distribution table. Apply tally marks that is a stroke against the occurrence of a particular value in a class or class interval. काउंटिंग करना है ना तो हम एक एक फिगर लेंगे और टैली मार्क डालते जाएंगे कि ये फिगर कौन से क्लास में आती है ये फिगर कौन से क्लास में आती है तो काउंटिंग उस तरीके से होगा तो फिगर छूटने नहीं चाहिए फिगर उल्टा काउंटिंग किया है कि 0 to 10 में कौन कौन आ रहा है काउंट करो फिगर छूट जाएगी इसका चांसेस होता है इसलिए व्हाट वी डू इज एक एक फिगर लेंगे उसके लिए एक एक टैली मार्क डालते जाएंगे एक एक क्लासेस में और फिर टैली मार्क्स काउंट कर लेंगे कि इस क्लास में कितना टैली मार्क्स आया इस क्लास में कितना टैली मार्क्स आया अकॉर्डिंगली काउंटिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगा यू वोंट मिस आउट ऑन अ सिंगल फिगर चांस ही नहीं बचता बोल समझ में आया therefore tally marks are the usual way to count things पॉइंट लिख लो छोटा सा for counting the frequency नॉर्मल पॉइंट्स करती है हाँ नहीं नॉर्मल नेक्स्ट पॉइंट कर बस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में नेक्स्ट पॉइंट है बीच में जो हेडिंग दिया हमने फाइंडिंग क्या था वो अलग से बीच का एक पॉइंट था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अभी हम टेबल कर रहे हैं राइट वी यूजुअली यूज tally marks for counting the frequency of a particular class we usually use tally marks for counting the frequency of a particular class we usually use tally marks for counting the frequency of
पर्टिकुलर क्लास। बोलो समझा आया था? Next quick point पढ़ लेंगे सिर्फ। Count the tally marks and present these numbers in the next column known as frequency column and finally check whether the total of these class figures tally with the total number of observations. Clear है? इसका एक छोटा सा एग्जांपल भी दिया उन्होंने। 30 पेजेस है, नंबर ऑफ मिस्टेक्स नहीं क्या है? प्रिंटिंग मिस्टेक्स। प्रिंटिंग मिस्टेक्स उन्होंने दिए। फर्स्ट पेज पे 0, सेकंड पेज पे 1, थर्ड पेज पे 3 एंड सो ऑन, ऐसे 30 पेजेस का डेटा नीचे दिया है। Make a frequency distribution of printing mistakes. So total variety कितनी है? जीरो से लेके 6 तक, तो टोटल 6 डिफरेंट वैरायटीज है। सॉरी 7 डिफरेंट वैरायटीज है, 0 से लेके 6 7, 0 से लेके 6 7 डिफरेंट वैरायटीज। ये उन्होंने अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया। x की सारी वैल्यूज लिख ली, काउंटिंग टैली मार्क से करेंगे। जैसे पहला क्या है? 0, तो 0 के लिए एक टैली मार्क आएगा। नेक्स्ट क्या है? 1, 1 के लिए एक टैली मार्क आएगा। ऐसे काउंटिंग करते जाना है यूजिंग टैली मार्क्स। आई होप यू नो टैली मार्क्स क्या होते हैं। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन। उसके हिसाब से फिर लास्ट में टैली मार्क्स काउंट कर लेते हैं। एंड टैली मार्क्स कैसे होते हैं? 4 का सेट होने के बाद फिफ्थ एक क्रॉस आता है, वो एक कंप्लीट सेट बन जाता है, फिर नया सेट शुरू होता है। सो इट इज इजी टू काउंट। और समझ में आया? नहीं तो बाद में टैली मार्क्स से काउंट करने में एक आधी लाइन मिस आउट कर दोगे। इसलिए उन्होंने सेट ही कैसे बनाया? 4 लाइन डालो, 5वीं क्रॉस डालो, वो एक सेट अलग, ये 5 का सेट हो गया। नेक्स्ट सेट नया शुरू करो। समझ में आया? दूसरा, following are the weights in kgs of 36 BPA students of St. Xavier's College. Construct the frequency distribution of weights taking class length as 5. अब group frequency है, कुछ बोलो इसमें highest वाली कौन सी? highest वाली कौन सी है? 73। lowest वाली कौन सी है? 44। क्या करेंगे? रेंज निकालेंगे। 73 minus 44 कितना आता है? 29 divided by 5 करोगे कितना आ रहा है? 5.8। अपर राउंड ऑफ करेंगे 6, तो 6 क्लासेस तुमको बनाने में। इसके ऊपर एक छोटा सा एमसीक्यू आता है, ऐसे डेटा दिया रहेगा, नंबर ऑफ क्लासेस पूछे रहेंगे। समझ में क्या किया? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, रेंज निकाल ली, इस रेंज को डिवाइड किया क्लास विड्थ से जो उन्होंने दिया है 5 की। 5 की क्लास लेंथ होनी चाहिए, विड्थ होनी चाहिए या हाइट होनी चाहिए। सो 29 डिवाइड बाय 5 5.8 आता है। अपर राउंड ऑफ करो 6। We always take the next integer as the number of class intervals so as to include both the minimum and maximum values. बोलो क्लियर है? अब ये 6 क्लासेस उन्होंने यहाँ पे लिख लिया। मिनिमम वैल्यू 44 थी, स्टार्ट विद दैट। मिनिमम वैल्यू कौन सी थी? 44। वहां से क्लास विड्थ स्टार्ट करेंगे, 5 का क्लास विड्थ है। 44 से 48, 49 से 53, 54 से 58। कंटीन्यूअस क्लासेस उन्होंने अभी बनाए नहीं है, हम कंटीन्यूअस भी बना सकते हैं। 44 टू 49, 49 टू 54 एंड सो ऑन। समझ में आया? क्लियर है क्या? एंड फिर अगेन वही टैली मार्क्स ड्रॉ करो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करो, आगे का प्रोसेस वही है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? क्लास लिमिट यस, रेडी गो। Properties of classes of group frequency distribution. Ready go. Properties of classes of group frequency distribution. Properties of classes of group frequency distribution. Some things which we have already done, but some इसको थोड़ा सा theoretically note down कर रहे हैं। Anyways, इसमें first heading आएगा class limit. अब डेटा कंटिन्यूअस हो या ना हो, जो एक्चुअल में क्लासेस वहां पे दिए उसका जो लोअर क्लास लोअर लिमिट रहेगा उसको हम लोअर क्लास लिमिट बोलेंगे, और अपर लिमिट जो रहेगी उसको हम बोलेंगे अपर क्लास लिमिट। अगर द डेटा इज नॉट कंटिन्यूअस तो उसको कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना पड़ता है हमको, 0.5 ऐड करके 0.5 सब्ट्रैक्ट करके। वो जो चेंज होने के बाद जो लिमिट्स आती है उसको हम क्लास बाउंड्री बोलते हैं। सो स्मॉल टेक्निकल चेंज, जो नॉर्मल हमको लिमिट्स दिए हुए हैं वो क्लास लिमिट्स, हमने कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करने के बाद जो लिमिट्स आते हैं वो है क्लास बाउंड्रीज। कोई समझ पाए?
डेटा जैसे दिया वैसे अगर लिमिट्स यूज करोगे तो क्लास लिमिट्स हो गए, उसको कन्वर्ट करोगे कंटीन्यूअस में, और फिर अगर लिमिट्स यूज करोगे तो उसको हम क्लास बाउंड्रीज बोलते हैं। दैट्स अ वेरी स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, बोलो समझ में आया? वही हम नोट डाउन करेंगे, राइट डाउन। फॉर अ गिवन क्लास इंटरवल, फॉर अ गिवन क्लास इंटरवल, its minimum value, for a given class interval, its minimum value is the lower class limit, LCL bracket में, lower class limit bracket में LCL, and its maximum value, and its maximum value is upper class limit bracket में UCL, upper class limit UCL. So जो minimum value है वो lower class limit, जो maximum value है वो upper class limit, बोले समझ में आया? नेक्स्ट लिखो क्लास बाउंड्री, सेकेंड लिखेंगे क्लास बाउंड्री, राइट डाउन। इफ द गिवन class intervals are not continuous in nature, continuous के ब्रैकेट में ओवरलैपिंग लिखना, are not continuous ब्रैकेट में ओवरलैपिंग इन नेचर, ओवरलैपिंग क्यों? जहां पे फर्स्ट एंड हो रहा है वहीं से सेकंड स्टार्ट हो रहा है, इसलिए उसको ओवरलैपिंग क्लासेस भी बोलते हैं। टर्मिनोलॉजी सारी पता होनी चाहिए, क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। क्या बोलना है? The given class intervals are not continuous ब्रैकेट में ओवरलैपिंग, then we convert the limits, then we convert the limits into continuous limits या continuous interval. You convert the limits into continuous interval as follows. नीचे ये लिख लो, LCD is equal to LCL of minus D upon 2 and UCD is equal to UCL plus D upon 2. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द टू क्लासेस, जो गैप होता है मैंने बोला ना, गैप फिलअप करना है, तो गैप का आधा हिस्सा हम इसमें ऐड करेंगे, आधा हिस्सा उसमें से लेस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ओवरलैपिंग हो जाएगा। So LCD is equal to LCL minus D upon 2, UCD is equal to UCL plus D upon 2, where D equal to difference between, where D is the difference between LCL of next class, where D equal to difference between LCL of next class and UCL of current class. अगले क्लास का लोअर लिमिट लेना है, इस क्लास का अपर लिमिट लेना है, दोनों का डिफरेंस वो आएगा डी, डी का आधा हिस्सा हमारे अपर लिमिट में ऐड करेंगे, अगले वाले की लोअर लिमिट में से माइनस करेंगे, तब जाके वो कंटीन्यूअस बन जाएगा, बोले समझ में आया? these new limits these new limits are called class boundaries, these new limits are called class boundaries, these new limits are called class boundaries। क्लियर है, समझ में आया सबको? नेक्स्ट देखो मिड पॉइंट, मिड पॉइंट और मिड वैल्यू और क्लास पार्ट, क्लास पार्ट भी उसको बोलते हैं, अगेन टर्मिनोलॉजी इज इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशन तो इजी है। मिड पॉइंट और मिड वैल्यू और क्लास पार्ट, सिर्फ इतना लिखना है, मिड पॉइंट इक्वल टू LCL प्लस UCL अपॉन 2,
or else which is equal to LCB plus UCB upon 2. जो कंटिन्यूस हो लूप की लिमिट्स भी वही है वापस की। देखो जैसे क्लास दिया 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29। जैसे मिड पॉइंट ऑफ लूप है 0 to 9 का मिड पॉइंट कितना आता है 4.5, 0.0 plus 9 divided by 2। 10 to 19 का कितना आएगा 14.5, नेक्स्ट का कितना आएगा 24.5। However क्लासेस कंटिन्यूस है क्या, क्लासेस को कंटिन्यूस कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा -0.5 let's say for now to 9.5, then 9.5 to 19.5, and then 19.5 to 29.5। will the midpoint change? इसमें से 0.5 लेस किया, इसमें 0.5 ऐड किया, मिड पॉइंट थोड़ी चेंज होने वाला है, एडिशन तो उनकी अभी वही रहेगी। डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो भी आंसर ये आएगा, इसलिए उन्होंने फॉर्मूला में दोनों दे दिए, एलसीएम प्लस यूसीएल अपॉन 2 करो या एलसीबी प्लस यूसीबी अपॉन 2 करो। इसीलिए फिर रिमेंबर मीन वाले क्वेश्चन जब होते थे, मीन के क्वेश्चन में हमको मिड पॉइंट लगता है समेशन एफएम अपॉन समेशन है, याद आ रहा है? उसमें कंटिन्यूस क्लासेस करने की जरूरत पड़ती नहीं, मिड पॉइंट फिर भी सेम ही आने वाला है। इसलिए मैंने उन वाले क्वेश्चन में बोला था कि तुमको कन्वर्ट किया नहीं किया तो भी चलेगा। और जो मीन मीडियन और मोड का फॉर्मूला है दोनों में L1 होता है, L1 प्लस n by 2 माइनस CF0 into h by f, ये मीडियन का फॉर्मूला है। L1 प्लस f माइनस f0 अपॉन f माइनस f0 प्लस f माइनस f1 into h, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसके पिछले वाली f1 f0 उसके आगे वाली f1, वो सारी चीजें हम करते थे मोड के कैलकुलेशन के लिए। दोनों में भी L1 ऐड करते हो, L1 मतलब लोअर लिमिट, अब लोअर लिमिट चेंज करने के बाद वाली लेनी है या पहले वाली लेनी है, तो वहां पे बाद वाली लेनी है, तो कंटीन्यूअस में कन्वर्ट करना पड़ता है फॉर मीडियन एंड मोड। मीन के लिए करने की जरूरत नहीं है बिकॉज मीन के लिए हमको मिड पॉइंट की जरूरत पड़ती है, और मिड पॉइंट चेंज करो या ना करो सेम ही रहने वाला है। समझ में आया? पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट बस फालतू सा पॉइंट है, width और size of class interval। width और size of class interval से नीचे इक्वल टू करके लिखेंगे UCD माइनस LCD। ऑलवेज बी बाउंड्री कंटीन्यूअस में कन्वर्ट करने के बाद अरेंज देखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, लेकिन लिमिट्स नहीं बाउंड्रीज लेंगे। मतलब है क्या, कंटीन्यूअस में कन्वर्ट करो, फिर जो नई बाउंड्रीज आई है उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करो। समझ में आया? विड्थ लेते वक्त हमेशा कंटीन्यूअस में कन्वर्ट करना पहले नेसेसरी, फिर ही विड्थ कैलकुलेट करना है। पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट पॉइंट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जहाँ पे तुमने हिस्टोग्राम्स लिखा था ना, वहां पे एक छोटा सा पॉइंट ऐड करो। फिर रिमेंबर द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला फॉर मोड, याद है ना पहले हमने हिस्टोग्राम डायग्राम्स ड्रॉ किए थे, फिर वो क्रॉस किया था, फिर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था उसके नीचे जो एक्स होता वही तुम्हारा मोड होता था, फिर उसी के हिसाब से हमने उसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट किया और फिर फॉर्मूला बनाया। आई होप यू रिमेंबर, इफ नॉट बस देख लो, ये एग्जांपल देखो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 frequency, let's say 8, 15, 20 and 10। सबका एक्चुअली मोड का कैलकुलेशन सबसे पहले हिस्टोग्राम ग्राफिकल मेथड से आया। ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं, लेट्स से दिस इज 10, नहीं 8 है ना पहला, दिस इज 8, देन 10 to 20 का 15 है, दिस इज 15, 20 to 30 का 20 है, लेट्स से दिस इज 20 एंड देन 10।
ठीक है, दिस इज हिस्टोग्राम है सबका। अब ग्राफिकली अगर तुमको मोड ढूंढना है, सबसे पहले मोड का मीनिंग क्या, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, लेकिन 20 किसी एक एक्स की है क्या, किसी एक एक्स की वैल्यू है क्या, एक्स के पूरे रेंज के, तो इस रेंज के बीच में आंसर आएगा। वो कैसे ढूंढना है, इसके लिए हमको ये चार पॉइंट्स मार्क करने हैं, ये कॉर्नर पॉइंट, ये कॉर्नर पॉइंट, ये कॉर्नर पॉइंट एंड ये कॉर्नर पॉइंट। देन इन कॉर्नर पॉइंट्स के ऑपोजिट पॉइंट्स को जोड़ देना है डायगोनल जैसे। फिर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, इसका करस्पॉन्डिंग एक्स जो नीचे रहेगा, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट जो भी है, बेसिकली दिस इज मोड। ये ग्राफिकल मेथड हो गया। सो histograms are always used to calculate mode. Mode can be calculated graphically using histograms. ऐसे इसके ऊपर एमसीक्यू यूजुअली आता है। अब इसको नंबर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाए, कि ये जो आंसर आया है ये न्यूमेरिकली हम कैसे ढूंढेंगे। अच्छा, ग्राफिकली तो देख लेंगे कौन सा पॉइंट है, उसके हिसाब से मोड लिख लेंगे। न्यूमेरिकली अगर इसको ढूंढना है तो हम क्या करते हैं कि ये जो 20 से लेके 30 की जो रेंज है उसके दो हिस्से करेंगे। फर्स्ट पार्ट 20 में ऐड करेंगे तो मोड मिलेगा, सेकंड पार्ट 30 में से माइनस करेंगे तो भी मोड मिलेगा। लेकिन ये फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट मिलेगा कैसे, तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस एंड ये वाला डिस्टेंस के रेशियो में इस 10 वाले रेंज को स्प्लिट कर दो। दिस स्मॉलर डिस्टेंस रिप्रेजेंट्स द स्मॉलर पार्ट, दिस लार्जर डिस्टेंस रिप्रेजेंट्स द लार्जर पार्ट। सो बेसिकली 10 की रेंज है 20 से लेके 30, इस रेंज को हम स्प्लिट करेंगे इन डिस्टेंस के रेशियो में। अब ये डिस्टेंस कितना है 20 माइनस 50, ये डिस्टेंस कितना है 20 माइनस 10, बेसिकली 5:10। तो समझ में आया। अब इसमें से लेट्स से हम फर्स्ट पार्ट ढूंढेंगे, 10 को स्प्लिट करना है 5:10 में, इसलिए 10 को 5/15 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो में स्प्लिट करते आता है 5 एंड 10 आर द टू पार्ट्स, उन दोनों के एडिशन की 15 पार्ट्स के, उसमें से 5 पार्ट्स पहले वाले हिस्से को जाएंगे और 10 पार्ट्स सेकंड वाले हिस्से को जाएंगे। हम पहला हिस्सा ढूंढ रहे हैं। सो 10 को स्प्लिट किया 5:10 में, तो 5/15 से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट पार्ट आया। इसमें ऐड कर देंगे लोअर लिमिट, क्योंकि 20 में फर्स्ट पार्ट ऐड करेंगे तो मोड मिलेगा। ये हमारा मोड का फॉर्मूला हो गया। दिस इटसेल्फ इज द फॉर्मूला फॉर मोड। सो पहले हमने डायग्राम देखा, डायग्राम के हिसाब से न्यूमेरिकली एक कैलकुलेशन किया, और इसी कैलकुलेशन को नोटेशन फॉर्मेट में कन्वर्ट करो तो मोड मिल जाएगा। देखो ये जो 20 है इसको मैं लिखूंगा L1 प्लस ये जो 5 है इसको हम लिखेंगे F माइनस F0, ये वाली फ्रीक्वेंसी को F, उसके पहले वाली F0, उसके बाद वाली F1। हमने 20 माइनस 50 मतलब F माइनस F0 किया है। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है 50, 15 कैसा आया 5 और 10 की एडिशन, तो F माइनस F0 जो 5 था प्लस F माइनस F1 जो 10 है, इन दोनों के एडिशन इनटू H, हाइट ऑफ द क्लास या विड्थ ऑफ द क्लास। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोड। याद आ रहा है, फाइनली फॉर्मूला का डेरिवेशन आया कहां से, डायग्राम से, हिस्टोग्राम्स। हिस्टोग्राम्स को नंबर्स में कन्वर्ट किया, नंबर को वापस नोटेशन में कन्वर्ट किया, तो हमारा मोड का फॉर्मूला है। कोई समझ पाए, एनीवेज ये सब कुछ हमारा ऑलरेडी हो चुका है। पॉइंट हमारा सिंपल है, मोड कैन बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली यूजिंग हिस्टोग्राम्स। सो वो हमको सेंटेंस लिख लेना हिस्टोग्राम्स में, जहां पे तुमने हेडिंग दिया था लाइन चार्ट्स और हिस्टोग्राम्स, इसके नीचे एक छोटी सी लाइन ऐड करो, मोड कैन बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली, मोड कैन बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली यूजिंग histograms। और हाईलाइट कर दो पॉइंट को, मोड कैन बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली यूजिंग histograms। हाईलाइट करते हैं सिर्फ मोड हिस्टोग्राम, ये दो वर्ड को भी हाईलाइट किया मोर देन इनफ। समझ पाया, सबको समझ पाया। कमिंग टू आवर करंट पॉइंट व्हिच इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। स्कूल में भी तुमने किया है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो टाइप के होते हैं, कौन से होते हैं, एक लेस देन टाइप और एक मोर देन टाइप। लेस देन टाइप क्या डिनोट करता है, लेस देन द अपर लिमिट कितने ऑब्जर्वेशंस, और मोर देन टाइप क्या डिनोट करता है, मोर देन द लोअर लिमिट कितने ऑब्जर्वेशंस। बोलो समझ में आ रहा है। सो बस एक नोट डाउन कर लेंगे, राइट डाउन।
The cumulative frequency are of two types. Cumulative frequency are of two types. पहला लेस देन cumulative frequency, दूसरा more than cumulative frequency. उसके नीचे एक लाइन छोड़ के लिखेंगे the less than cumulative frequency of any class, the less than cumulative frequency of any class represents the total number of observations. The less than cumulative frequency of any class represents the total number of observations which are less than the upper limit of that class. और boundary लिखना बेटर रहेगा. The less than cumulative frequency of any class represents the total number of observations which are less than the upper boundary of that class. Therefore, it is the addition of all frequencies. Therefore, it is the addition of all frequencies up to that class. समझ में? It is the addition of all frequencies up to that class. Clear point? एक लाइन छोड़ के more than cumulative frequency करें. More than cumulative frequency. ये मीनिंग भी हम देख चुके हैं बिकॉज हमको कन्वर्ट करना था. ऑलरेडी लेस देन cumulative frequency दी है, उसको कन्वर्ट करो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में. यहाँ पे ये मीनिंग बहुत काम आता है. सिमिलरली मोर देन को भी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना. सारी चीजें हम ऑलरेडी प्रैक्टिकली देख चुके हैं. अब थ्योरेटिकली हम लिख रहे हैं. एनीवेज क्या लिख रहा हूं? मोर देन cumulative frequency represents the number of observation. More than cumulative frequency represents the number of observations which are more than or equal to the number of observations which are more than or equal to the lower class boundary, which are more than or equal to the lower class boundary of that particular class. Therefore, it is the total of all frequencies. Therefore, it is the total of all frequencies from that class to the last class. Therefore, it is the total of all frequencies from that class to the last class. स्टेटमेंट समझ पाए? यही स्टेटमेंट्स हम थ्रू एक टेबल देखेंगे. ये वाला टेबल मुझे डिक्टेट करना. चलो इसमें देखते हैं. पहले हम लिखेंगे CF which is less than. प्लीज ध्यान देना. कैलकुलेट कैसे करना है तुमको मालूम है. मीनिंग वाइज सोचो. मीनिंग हमने क्या लिखा? cumulative frequency less than type की. It is the total frequencies. It represents the total number of observations less than the upper limit. So 48 के नीचे कितने observations हैं? ये तीनों. इस क्लास की और इस क्लास के ऑब्जर्वेशन. वैसे ही नेक्स्ट क्लास का लेट्स से cumulative frequency चाहिए. तो व्हाट डज दैट मीन? लेस देन द अपर लिमिट. अपर बाउंड्री कितना है? 53.5 आएगा इसे कन्वर्ट करने के बाद. वो भी हम लिख लेते हैं. ये लिमिट्स है. बाउंड्रीज आएंगे 43.5 से लेके 48.5, देन 48.5 टू 53.5.
53.52, 58.5 and so on. Point A, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर इस क्लास का ढूंढना है तो सबसे पहले उसकी मीनिंग क्या? It is the total number of observations which are less than the upper limit which is 58.5. So 58.5 के नीचे वाले सारे ऑब्जर्वेशन, सारे मतलब कौन सा से आएंगे? यहां तक के क्लास के सारे ऑब्जर्वेशंस की टोटल, ये सारे फ्रीक्वेंसीज की टोटल। समझ पाए? इसलिए हम क्या करते हैं, पहले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है तो पहले क्लास की फ्रीक्वेंसी लिख ली और सेम यहाँ पे लिख लिया। सेकेंड क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए तो फर्स्ट एंड सेकेंड क्लासेस के एडिशन करेंगे, 3 + 4 विच इज 7। थर्ड क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए तो तीनों क्लास की फ्रीक्वेंसी ऐड करनी होगी, उसमें से पहले दो के एडिशन तो हम लिख चुके हैं, उसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड कर देते हैं, आंसर आता है 12। इसलिए वो प्रोसेस वैसे बना है। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी बार बार ऐड क्यों करते हैं? बिकॉज हमको बेसिकली वहां तक के क्लास के जितने भी क्लासेस हुए उन सब के एडिशन करने हैं, उसमें से ऊपर वाले क्लासेस के एडिशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उस एडिशन में नए वाला क्लास की फ्रीक्वेंसी बस ऐड कर। इसलिए नेक्स्ट आंसर क्या आएगा? 12 + 7 19, then 19 + 9 28 and 28 + 8 36। That is how the process is formed। क्योंकि हमको करना क्या है, वहां तक के क्लास की सबकी एडिशन करनी। That is why मैंने सेकंड स्टेटमेंट वैसे लिखा है। It is the total frequency, total of all the frequencies up to that class। वहां तक के क्लास तक की सबकी एडिशन। This is cumulative frequency less than टाइम। बोले समझ में आया? दूसरा कौन सा होता है? Cumulative frequency more than टाइम। Again focus on the meaning first। मीनिंग क्या लिखा हमने? It represents the number of observations which are more than or equal to the lower boundary। Please अबे लोअर क्लास बाउंड्री से ऊपर वाले सारे ऑब्जर्वेशन। सो लेट्स से फर्स्ट क्लास लिया, फर्स्ट क्लास का लोअर बाउंड्री कौन सा है? 43.5। 43.5 के ऊपर वाले सारे फ्रीक्वेंसीज के टोटल, ये सारे ऑब्जर्वेशंस की टोटल कितने आएगी? इन सब के टोटल, इन सब के टोटल है 36। बोलो समझ में? देन सेकंड क्लास लेंगे, सेकंड क्लास का मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या रहेगा? इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस which are greater than or equal to 48.5। 48.5 से ग्रेटर देन वाले सारे ऑब्जर्वेशंस हमको काउंट करने हैं। बेसिकली इन सब के एडिशन, हमने सब के एडिशन तो की है, सब की है, उसमें से 3 हटा दो, इसलिए 36 - 3 इसका आंसर आएगा 33। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, 33 - 4 इसका आंसर आएगा 29। क्यों ये 4 क्यों हटा? बिकॉज इन सब के एडिशन में से मुझे 4 हटा देना है और इन सब के एडिशन मिल जाएगी, क्योंकि थर्ड क्लास का मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या डिनोट करता है? मोर देन द लोअर क्लास बाउंड्री, जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उन सब की टोटल, इन सब की टोटल। समझ में आया? सो एक तरीका ये है कि ये लो, इसमें से नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी माइनस करो, ये वाला नंबर आएगा 22 - 9, दिस विल गिव अस 13 एंड देन 13 - 8 हमको मिलेगा 5। कुछ उल्टा लिखा है ना, एक बीच में कुछ हो गया है। 29 - 5 यहाँ पे आएगा 24 and 24 - 7 17, 17 - 9 8। इसलिए दूसरा तरीका है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, नीचे से शुरू करो। 8 वैसे कैसे लिख लिया? +9 17 +7 24 +5 29 +4 33 +3 36। एक्चुअल तरीका लॉजिकली क्या है? 36 से शुरू करो और एक एक फ्रीक्वेंसी माइनस, ऊपर से आते हुए माइनस करना है तो नीचे से आते हुए ऐड करना है। तो कीप इट कांस्टेंट मेथड उन्होंने ऐसा बोल दिया कि ऊपर से नीचे आते हुए ऐड करोगे तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, नीचे से ऊपर जाते हुए ऐड करोगे तो मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फालतू लर्निंग पॉइंट है, मीनिंग वाइज उसका लॉजिक क्या है ये समझ में आया? क्लियर है दोनों? लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लिया सब में, आगे बढ़ेंगे। नोट लिखिए एक छोटा सा नोट। The graph of cumulative frequency, the graph of cumulative frequency is known as, क्या बोलते हैं हम? मोजाइक्स। मोजाइक क्या होगा? एक जो भी अलग अलग प्रोनाउंसिएशन।
The graph of cumulative frequency are known as ogives. The less than cumulative, the less than ogive and the more than ogive. नोट में कंटिन्यू करेंगे. The less than ogive and the more than ogive are used to calculate less than ogive and the more than ogive are used to calculate the partition values graphically. Are used to calculate the partition values graphically. अब एक अगेन थ्योरेटिकल सेंटेंस जो हमने वहां पे देखा हुआ है वही वापस लिख रहा हूं. राइट डाउन. ये नोट में कंटिन्यू करना है. The axis are, the other axis are x coordinate. The axis are of the point. The axis are of the point on the less than ogive. The axis are of the point on the less than ogive whose ordinate is the rank of the partition value. The axis are of the point on the less than ogive whose ordinate is the rank of the partition value gives us the partition value. Gives us the partition value. Let's say this is less than ogive. Please ध्यान देना. मेथड में एकदम शॉर्ट में बोल रहा हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी सेंट्रल टेंडेंसी में कर चुके पार्टीशन वैल्यूज के टाइम. प्लीज ध्यान इधर. मेथड क्या समझो. लेट्स से लेस देन ogive मैंने ड्रॉ कर लिया. मुझे ढूंढना है d3. क्या ढूंढना है d3. मतलब क्या थर्ड डेसिमल. d3 का रैंक क्या होता है n/3. सॉरी 3n/10 नॉट n/3. डेसिमल इसलिए डिवाइडेड बाय 10 करेंगे और थर्ड डेसिमल इसलिए इनटू 3 करेंगे. 3n/10 will be the rank of d3. सबसे पहले ये रैंक ढूंढ लेंगे. ये रैंक कहाँ होना चाहिए ऑर्डिनेट पे एक्सिस पे. क्या बोला है उस ऑर्डिनेट इज द रैंक ऑफ पार्टीशन वैल्यू बोला. बराबर. ऑर्डिनेट मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट. एक्सिस मतलब x कोऑर्डिनेट. हमको y कोऑर्डिनेट पे 3n/10 चाहिए इसलिए ये रैंक हम ढूंढेंगे y कोऑर्डिनेट पे. लेट्स से दिस इज 3n/10. इससे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे. पॉइंट ढूंढेंगे ओजाइड पे जिसका ऑर्डिनेट 3n/10 है. इसका जो एब्सिस होगा ये d3 होगा. अब समझ में आया हमारे सेंटेंस का मीनिंग. द एब्सिस of the point on the less than ogive whose ordinate is 3n/10. ऐसा पॉइंट on the less than ogive जिसका ऑर्डिनेट 3n/10 है उसका एब्सिस ही हमारा d3 है. पॉइंट समझ में आया. क्लियर है. अब जो मैंने बीच में को लिखा है पार्टीशन वैल्यू वो पार्टीशन वैल्यू की नाम दे देंगे. जैसे इसमें d3 लिया हमने तो क्वेश्चन क्या आएगा. The axis of the point whose ordinate on the less than ogive is 3n/10 is d3. d3 दिया रहेगा रैंक चलेगा. क्या एक्सिस मिसिंग रहेगा ऑर्डिनेट मिसिंग रहेगा. एफआईडी कहीं पे भी आ सकता. सेंटेंस समझ में आया. मेथड भी समझ में आई. एनीवेज नोट में एक और पॉइंट लास्ट पॉइंट. also also the axis of the point of intersection the axis of the point of intersection of the less than ogive and the more than ogive. The axis of the point of intersection. The axis of the point of intersection of less than ogive and more than ogive is the median. Less than ogive और more than ogive दोनों भी अगर हम ड्रॉ करते हैं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएगा उसका एक्सिस क्या होगा मीडियन है. और उसका ऑर्डिनेट क्या होगा
रैंक ऑफ मीडियन, वो भी आगे लिख लो। एंड इट्स ऑर्डिनेट विल बी द रैंक ऑफ मीडियन, एंड इट्स ऑर्डिनेट and its ordinate will be the rank of median. समझ में आया? क्लियर है? अगर इफ यू वांट यहाँ पे मार्जिन में वापस लिख सकते हो, ऐसा हमने वहां पे लिखा हुआ है, बट इफ यू वांट यहाँ पे भी लिख लो, एब्सिसा एरो करके एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट एरो करके वाई कोऑर्डिनेट। एब्सिसा इज द एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट इज द वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर है? समझ में आया क्या? यहाँ तक समझ में आया सबको? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक। अब ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल हमने बनाया, इस टेबल से ग्राफ बनाएंगे और उनको क्या क्या नाम देंगे, ये सारी चीजें दी है यहाँ पे। सो तीन दिए, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, एनोसाइज। ऑलरेडी हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली। सो हेडिंग दो, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें फर्स्ट हिस्टोग्राम और एरिया डायग्राम, सेकंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, थर्ड मोजाइक्स और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ्स। तीनों नाम लिखेंगे फटाफट से। बस पास नहीं होना है तो इतना इजी लग रहा है तो बोल दो। लिखे तीनों नाम, फर्स्ट हेडिंग को हिस्टोग्राम और एरिया डायग्राम। मैडम, इट इज अ फॉर्म ऑफ बार डायग्राम। हिस्टोग्राम में लिखेंगे इट इज अ फॉर्म ऑफ बार डायग्राम और ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल्स is a form of bar diagram or overlapping class intervals where the height of the bars, it is a form of bar diagram of overlapping class intervals where the height of the bars represent the frequency of the class, represent the frequency of the class. Second point, it is very useful. It is very useful for an easy comparison of frequencies of the class. It is very useful for an easy comparison of frequencies of the class. छोटा सा बार डायग्राम हिस्टोग्राम बनाएंगे। फिगर वाली डेटा बस ऐसा हिस्टोग्राम बना लो, पता होना चाहिए क्या है। ये ऐसे बना लो, मोड का कैलकुलेशन भी उसमें दिख जाएगा। सेम ही देखो, जो अभी हमने देखा मोड का कैलकुलेशन वैसे ही इन्होंने भी किया। चारों कॉर्नर पॉइंट्स को जोड़ा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक्स जो आया वो तुम्हारा मोड है। डेटा वही है, उन्होंने टेबल वैल्यूज वही लिए जो पिछले क्वेश्चन में था। वेट था ना शायद, केजीस 44 से 48 केजीस।
48 53 and so on, 49 to 53 and so on. कंटिन्यूस बाउंड्रीज लिए उन्होंने फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से बार चार्ट ड्रॉ किए। तो बेसिकली डिफरेंट है, वहां पे हिस्टोरियोग्राम लिखा था लाइन चार्ट्स के लिए, ये हिस्टोग्राम अलग है। हिस्टोरियोग्राम मतलब वो लाइन चार्ट्स के लिए उन्होंने दूसरा नाम दिया है। तो कंफ्यूजन होने से वहां पे जहाँ पे भी वही तक मैंने 2-3 बार हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम बोला, वो हिस्टोरियोग्राम है, वो अलग ही रखो लाइन चार्ट, ये हिस्टोग्राम अलग है। लाइन डायग्राम या लाइन चार्ट्स के लिए और करके लिखा ना हमने हिस्टोग्राम, वो हिस्टोग्राम नहीं हिस्टोरियोग्राम है, स्पेलिंग देखो उसका। आ गया वो। मोड की बोले हटा दे। देखो लाइन डायग्राम और हिस्टोरियोग्राम, वो हिस्टोग्राम नहीं हिस्टोरियोग्राम है, इसलिए मोड का लाइन भी वो उधर नहीं आना चाहिए, इधर आना चाहिए जहाँ पे हम हिस्टोग्राम का होना। So it's better that you cut that line from there. Confusion रखना नहीं, हिस्टोरियोग्राम अलग है, हिस्टोग्राम अलग है। हिस्टोग्राम जो अभी हमने लिखा है वहां पे मोड का नीचे लिखेंगे, मैंने इस डायग्राम में मोड कैलकुलेशन दिखा भी रहा है, उसी के नीचे लिखेंगे मोड कैन बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली यूजिंग हिस्टोग्राम्स। स्टेटमेंट यहाँ पे लिखो, मोर बेटर हिस्टोग्राम, नॉट हियर, ये हिस्टोरियोग्राम, दिस रिप्रेजेंट्स लाइन डायग्राम। इस डायग्राम के नीचे वो स्टेटमेंट आएगा, mode can be calculated graphically using histograms. Graph तो पता नहीं है, सुना तो ऐसा हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम ही सुना है, सुना चल रहा है पता नहीं बाद में हम बोलो समझ में आया क्या? डायग्राम ड्रॉ किया, मोड का कैलकुलेशन दिखाया, नीचे लिखा मोड कैन बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली यूजिंग हिस्टोग्राम्स, हुआ क्या? नेक्स्ट हेडिंग लो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स काइंड ऑफ a frequency polygon, a frequency polygon is constructed from histograms. A frequency polygon is constructed from histograms by joining the midpoints. Frequency polygon is constructed from histograms by joining the midpoints of all the bars. By joining the midpoints of all the bars, मतलब क्या? जैसे इसका मिडपॉइंट ये है, इसका मिडपॉइंट ये है, इसका मिडपॉइंट ये मिडपॉइंट ये मिडपॉइंट ये मिडपॉइंट, इन सबको जोड़ो। This is a frequency polygon. ध्यान रखना क्या? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है? हमने सारे बार्स के मिड पॉइंट्स लिए, बेसिकली क्लास का मिड पॉइंट और उसके सामने उसका फ्रीक्वेंसी, ये पॉइंट है वो। x क्या रहेगा? मिड पॉइंट, और y क्या रहेगा? फ्रीक्वेंसी। सो x y हमने सारे प्लॉट किए जहाँ पे x आर द मिड पॉइंट्स एंड y आर द फ्रीक्वेंसी। सो बार डायग्राम्स में उसका ये मिड पॉइंट आएगा एट द पॉइंट ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सो बेसिकली बार डायग्राम से तो
फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स बना सकते हो। पूरे समझ में आया? इन सबको जोड़ दो तो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा। क्लियर है? सेकंड पार्ट वैसे लिखेंगे, राइट डाउन। This diagram is basically connecting all the points. This diagram is basically connecting all the points. Those x coordinates, this diagram is basically connecting all the points. Those x coordinates are the midpoints of all the classes. Those x coordinates are midpoints of all the classes. And y coordinates are the frequencies of the classes. And y coordinates are the frequencies of the classes. समझ में आया? If you want, you can draw this diagram. If you want, I can कर लो. बनाया तो अच्छी बात है, नहीं बनाया तो भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमने दोनों लाइन लिखा है। बार के थ्रू कैसे बनाना है वो भी लिखा है, प्लस बिना बार के भी कैसे बनाना है वो भी लिखा है। कौन सा? ये वाला सर। लॉ का बार 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 एग्जाम्स होते हैं ना। Sorry, thanks. Terminals. Midpoints लो, frequencies में प्लॉट करो, उनको जोड़ लो। Again keeping the data same, ये उन्होंने डेटा वही लिया है। पहला क्लास था हमारा 43.5 से लेके 48.5, उसका मिड पॉइंट क्या आता है 46। पहला पॉइंट उनका 46 पे प्लॉट हुआ है। इसकी फ्रीक्वेंसी शायद 3 होगी, इसलिए 46 और 3 ऐसा पहला पॉइंट आया उनका। आया क्या सबको समझ में? मिड पॉइंट लिया, मिड पॉइंट के सामने फ्रीक्वेंसी ली और ये सारे पॉइंट्स को जोड़ दिया, इससे हमारा बनेगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्लियर है? ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। हेडिंग को कवर्ड अप हम से लिख दो, डिस्कस्ड अप। हेडिंग लिख के और जैसे सब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का नीचे क्लास डिस्कस्ड अप। नेक्स्ट हेडिंग लास्ट, फ्रीक्वेंसी कर्व। सच्ची लास्ट फ्रीक्वेंसी कर्व, राइट डाउन। A frequency curve is a smooth curve. ऊंचाई का नहीं है, इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, ये फ्रीक्वेंसी कर्व नया है। हाँ बस इसके नया पॉइंट है। फ्रीक्वेंसी क्या लिखा है तुम? हाँ फ्रीक्वेंसी कर्व।
फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का टाइप हो सकता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में अपने पॉइंट्स को जस्ट स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया है। अगर अगर स्मूथ उसका कर्व बनाया जाए, स्मूथ कर्व मतलब पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, स्मूथ एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए जो कर्व हो सकती है। समझ में आया क्या? राइट। Frequency curve is a smooth curve. Frequency curve is a smooth curve of the frequency polygon drawn above. So frequency polygon जो हमने बनाया उसको स्मूथ अगर कर ले, मतलब इससे हार्श पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, सिर्फ स्ट्रेट लाइन कनेक्शन नहीं होना चाहिए, स्मूथ कर्व बनना चाहिए, तो उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी कर्व। तो समझ में आया? These smooth curves are usually drawn freehand. These smooth curves are usually drawn freehand. The total area under these curves, the total area under these curves represent the total frequency, represent the total frequency. Probability curves, probability curves are one of the most used frequency curves. Probability curves are one of the most used frequency curves. And the area under a probability curve, and the area under a probability curve is 1. Total probability ना 1 या 100%, परसेंट में बोल रहे तो 100, अगर नंबर्स में बोल रहे डेसिमल्स में बोल रहे तो 1। समझ में आया? राइट। Depending on the shape of the curve, next point एक लाइन छोड़ के लिखना, depending on the shape of the curve, we may categorize them into 4 types. Depending on the shape of the curve, we may categorize them into 4 types. ये वो 4 टाइप्स है। अगर इनके डायग्राम भी ड्रॉ करने, डायग्राम विद द नेम। पहला बेल शेप कर्व, ऐसे कौन सी कर्व देखी हमने? बेल शेप, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बेल शेप कर्व होता है, जिस स्पीड से इंक्रीज हुआ उसी स्पीड से फॉल हुआ। इज द शेप ऑफ अ बेल, सो बेल शेप कर्व। हुआ बेल शेप कर्व हुआ क्या? सेकंड यू शेप कर्व, यू शेप कर्व। अच्छा, बेल शेप कर्व के बाजू में एग्जांपल नॉर्मल कर्व लिखो। नॉर्मल कर्व ब्रैकेट में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जांपल नॉर्मल कर्व ब्रैकेट में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे यू शेप कर्व के बाजू में एग्जांपल लिखना, जो यूजुअली एग्जाम में, यूजुअली नहीं बट एक बार एग्जाम में आया है। यू शेप कर्व के ब्रैकेट साइड में एग्जांपल लिखो। The density of traffic, the density of traffic over a day, the density of traffic over a day। यूजुअली होता क्या है, मॉर्निंग में ऑफिस आवर्स होते हैं इसलिए ट्रैफिक इज वेरी हाई। ऑफिस आवर्स जैसे जैसे कम कम होते जाएंगे, आफ्टरनून तक ट्रैफिक कम हो जाएगी। देन वैसे वापस
ऑफिस आवर्स जब छूटने वाला टाइम है तो वापस पीक आवर्स शुरू होंगे एंड वापस ट्रैफिक बढ़ जाएगी, इसलिए इसके कर्व का, इसके फ्रीक्वेंसी कर्व का शेप हमेशा यू शेप होता है। सो एग्जाम क्वेश्चन में ऐसे एग्जांपल आया था, एग्जैक्ट वर्डिंग्स मुझे याद नहीं, ट्रैफिक के रिलेटेड कुछ तो बोला था उन्होंने, ओवरटेक समथिंग, वर्डिंग्स में भी स्लाइटली डिफरेंट, बट वही क्वेश्चन था, व्हाट शेप ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व विल variable showing the traffic over a day will have, so वो यू शेप, समझ में आना चाहिए, ऐसे सोचना है, कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं एग्जांपल लिखवा लिया। एनीवेज नेक्स्ट लिखो जे शेप कर्व, ये को में देखे होगे तुमने, कौन सी क्लास में? नाइन कोटा कर्व, हाँ जे शेप कर्व, साइड में एग्जांपल लिख लो, मार्जिनल कॉस्ट कर्व एमसी कर्व, एनीवेज देखा क्या, मिक्स कर्व, राइट, मिक्स कर्व which is oscillating, ऊपर नीचे फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा होते जाएंगे, इट इज अ मिक्स्ड कर्व, मिक्स्ड कर्व, इसका जो एग्जांपल तो बिजनेस साइकिल इज, बिजनेस साइकिल है, ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व्स ऐसे होते हैं, साइन कर्व कॉस कर्व, सारे मिक्स्ड कर्व्स ही हैं, एग्जांपल को देखना चाहिए, हाँ एग्जांपल में लिखो बिजनेस साइकिल कर्व, साइन कर्व कॉस कर्व, ये सारे के सारे मिक्स्ड कर्व्स है, साइन कर्व कॉस कर्व, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, तो -1 और 1 के बीच में होती है, तो -1 से लेके 1 फिर वापस गिरेगा -1 तक, फिर वापस बढ़ेगा 1 तक, फिर वापस -1, उन दो 1 और -1 के बीच में ऑसिलेट होते रहेंगे, एंगल तुम बढ़ाते जाओ ये ऑसिलेट होते जाएगा, समझ में आ रहा है? एनीवेज वो आपको डिटेल में देखना नहीं, नेक्स्ट टॉपिक लिखा, दैट्स इट, चैप्टर अपना फिनिश होता है। फटाफट से एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर लेंगे, चलो ठीक है, सेट ए में 60 क्वेश्चंस है, पूरे पूरे के पूरे थ्योरेटिकल है, आई होप यू हैव रिटन एवरीथिंग, घर पे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इफ यू फाइंड एनीथिंग एक्स्ट्रा और उसमें पॉइंट लिख लेना, अगर सेट बी अभी हमको साथ में करना है, चलो सेट ए इज ओवर, सेट बी कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड भी नहीं हो यहाँ पे डाल दिए, कोई भी क्वेश्चन ऐसे फील होंगे पहले इसलिए क्यों सॉल्व करो, आउट ऑफ 1000 persons 25% were industrial workers and the rest were agricultural workers, 300 persons enjoyed World Cup matches on TV, 30% of the people who had not watched World Cup matches were industrial workers, what is the number of agricultural workers who had enjoyed World Cup matches? Actually it is related to attributes, attributes का हमने कल डिस्कशन किया था, टेबल बनता है, दो कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ लिख दिए जाते हैं, मेल फीमेल, और कल क्या था, मेंबर नॉट मेंबर,
याद आ रहा है, मेल फीमेल मेंबर नॉट मेंबर। वैसे यहाँ पे भी एक टेबल बनाएंगे, ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। अगेन इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं काफी बार, सो ध्यान देना। दो टाइप ऑफ लोग हैं, कौन कौन? एक तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड द रेस्ट वन एग्रीकल्चरल वर्कर्स। टोटल कॉलम आएगा मैं बता रहा हूँ। और फर्दर और दो टाइप ऑफ लोग हैं, जिन्होंने वर्ल्ड कप टीवी पे देखा और जिन्होंने नहीं देखा। सो टीवी, नो टीवी। अब देखो इसको स्प्लिट करेंगे ठीक से, एक एक स्टेटमेंट रीड करेंगे, जो जो इन्फॉर्मेशन हम फिलअप कर सकते हो फिलअप करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली बाकी इन्फॉर्मेशन हम बेसिक फिगर करके ढूंढ सकते हैं। आउट ऑफ 1000%, सो टोटल पर्सन कितने हैं? 1000, so यहाँ पे लिखेंगे 1000। आगे क्या लिखा है? 25% पर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। 1000 का 25% कितना होता है? 250। 250 इंडस्ट्रियल वर्कर्स है, तो रेस्ट मतलब 750 एग्रीकल्चरल है। 1000 का स्प्लिट कर लिया, इंडस्ट्रियल 250 और एग्रीकल्चरल 750। बोलो पहला सेंटेंस समझ में आया? नेक्स्ट, 300 persons enjoyed वर्ल्ड कप मैचेस ऑन टीवी। कौन से 300? इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चरल? टोटल 300 लोग हैं जिन्होंने टीवी पे वर्ल्ड कप एंजॉय किया, बाकी के 700 ने नहीं किया। 30% of the people who had not watched World Cup matches were industrial workers। तो जिन्होंने जिन्होंने टीवी पे मैच नहीं देखा उसमें से 30% कौन से है? इंडस्ट्रियल। कितने लोगों ने मैच नहीं देखी? 700। 700 का 30% कितना होता है? 210। जो कौन है? इंडस्ट्रियल। समझ में आया कौन सी फिगर कहाँ पे आएगी, कैसे समझ में आया? अब बाकी का टेबल तो तुम बाकी का फिलअप कर सकते हो, बैलेंसिंग फिगर्स। 250 में से ये 210 से दो ऊपर 40, 300 में से ये 40 है तो यहाँ पे 260, एंड 750 में से ये 260 है। अरे 750 में से ये 260 है तो बाकी का 490 ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है? What is the number of agricultural workers who had enjoyed World Cup matches on TV? Option A. Again, if you remember, हमने 11th में एक चैप्टर किया था, क्या चाय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, बाइवेरिएट एंड चाय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें चाय स्क्वायर का फर्दर कैलकुलेशन करते थे, उसमें टेबल यही बने। एग्जैक्टली क्वेश्चन ही ऐसे होता। इसके आगे चाय स्क्वायर निकालना होता, हमको यहाँ पे चाय स्क्वायर नहीं, हमको कोई एक फिगर यहाँ से निकाल के नहीं करता। बोले समझ में आ गया? तो वहाँ पे एट्रीब्यूट से हम देखते थे, एट्रीब्यूट्स के लिए ऐसे एक टेबल बनता था। Anyways, let's see the next question. ध्यान है सबका? Yes. A sample study of the people of an area revealed that total number of women were 40% and the percentage of coffee drinkers were 45 as a whole, and the percentage of male coffee drinkers was 20। Again ऐसा टेबल बनाना है, मेल फीमेल टोटल, कॉफी नो कॉफी टोटल। टोटल लोग कितने हैं? नंबर में तो दिया ही नहीं, परसेंटेज में 100 लिखेंगे। टोटल लोग 100%, उसमें से फीमेल कितने हैं? 40। फीमेल का टोटल 40 तो मेल का टोटल 60। परसेंटेज ऑफ कॉफी ड्रिंकर्स, कॉफी ड्रिंकर्स टोटल कितने हैं? 45%, 45। तो नॉन कॉफी वाले कितने हैं? 55। द परसेंटेज ऑफ मेल कॉफी ड्रिंकर्स वाज 20। मतलब मेल है एंड कॉफी ड्रिंकर्स ऐसे कितने हैं? 20, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे। 45 का परसेंट, 45 टोटल का, टोटल लोगों में से ऐसे लोग जो मेल है एंड कॉफी ड्रिंकर्स 20% आप लिख रहे हैं। The what of the percentage of female non coffee, मतलब ये वाली फिगर चाहिए हमको, फीमेल नॉन कॉफी की।
पहले 60 में से 20 का है, ये 40 आएगा। 55 में से ये 40 का है, ये 15 आएगा। वही हमको पूछा है। समझ में आया क्या? क्लियर है? आया ना? नेक्स्ट करें। Cost of sugar in a month under the heads raw material, labor, direct production and others were 12, 20, 35 and 23 units respectively. What is the difference between the central angles for the largest and smallest components of cost of sugar? So largest कौन सा है? 35 और smallest कौन सा है? पहले तो उसी का डिफरेंस हम पहले निकालेंगे, फिर डिफरेंस को करेक्ट कन्वर्ट करेंगे एंगल में। एंगल में कैसे डिफरेंस कन्वर्ट करते हो? डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल कितना इन सब का? 90 इंटू 360, 92 डिग्रीज। 35 वाले का एंगल आएगा 35 अपॉन 90 इंटू 360। 12 वाले का आएगा 12 अपॉन 90 इंटू 360। फिर डिफरेंस निकालना है, मुझे पहले डिफरेंस निकाल लिया, डिवाइडेड बाय 90 इंटू 360, कांस्टेंट कर कॉमन निकाल लिया, ऐसे समझो। एक्चुअल क्या होना चाहिए? इसका एंगल अलग निकलेगा 35 अपॉन 90 इंटू 360, इसका एंगल अलग 12 अपॉन 90 इंटू 360, फिर एंगल्स का डिफरेंस। डिफरेंस करना ही है, मैंने पहले डिफरेंस किया और डिफरेंस को एंगल में कन्वर्ट किया, एक ही बात है। क्लियर है? आंसर आया 92 डिग्रीज। नेक्स्ट 4, number of accidents for 7 days in a locality are given below. What is the number of cases when 3 or less accidents occur? Simple, it's a total 3 or less. 87. Next question. What is the percentage of persons earning more than rupees 1500? 1500 से ज्यादा अर्न करने वाले लोग कितने? ये दोनों 1500 और अब 43 परसेंटेज है ना। 43 अपॉन टोटल कितना है? 86 इंटू 100, 50%। जानबूझ के हम 43 पे ऑप्शन में लेंगे, यहाँ पे तो भी नहीं है, इसमें से क्लिक हुआ फिर मैच क्लिक हुआ, फिर अपने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा, वहां पे मैच भी हो जाएगा, तुम टिक करके आ जाओ। 36 प्लस 7 43, टिक करके आ गए। परसेंटेज है, बोलो मतलब। ठीक है। Question 6. Following data relate to the marks of a group of students below 10, below 20, below 30, below 40, below 15. How many students got marks more than 30? 30 के ऊपर कितने? क्या कौन? नॉर्मल लॉजिक से सॉल्व करो, कोई डिफरेंस बना के सॉल्व। 100 के नीचे कितने लोग? सॉरी 50 के नीचे कितने लोग? उसमें से 30 के नीचे कितने लोग? तो 30 के ऊपर और 50 के नीचे कितने लोग? वही पूछा। 50 के नीचे 100 लोग, मतलब टोटल 100 लोग हैं। टोटल 100 लोगों में से 65 30 के नीचे, तो बाकी के 30 के ऊपर है, बाकी वाले कितने? 100 माइनस 65। समझ में आया? टोटल लोग 100, 100 में से 65 ऐसे जो 30 के नीचे, बाकी के 30 के ऊपर। सो 100 माइनस 65, आंसर आ जाएगा 35। क्लियर है? 7. Find the number of observations between 250 and 300 from the following data. 250 और 300 के बीच में, ठीक से सोचो। 250 के ऊपर कितना है? 38। उसमें से 300 के ऊपर कितना है? तो 38 लोगों में से 15 लोगों का 300 के ऊपर है, तो बाकी का 300 के नीचे है। 250 के तो ऊपर ही रहेंगे, क्योंकि हमने लोग ही कौन से लिए? 250 के ऊपर वाले 38 लोग, जिसमें से 15 लोग हैं जिनका 300 के ऊपर है, बाकी के 23 लोगों का 300 के नीचे रहेगा, मतलब 250 और 300 के बीच में रहेगा। 23, 38 माइनस 15। समझ में आया क्या? लॉजिकली करो, टेबल वेबल बनाने की जरूरत नहीं। क्लियर है सबको? समझ में आया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चंस कितने देखो, टाइम भी कितना है देखो, हो जाएंगे, फटाफट करो चलो। In a study about the male and female students of commerce and science departments college in 5 years, the following data were obtained.
1995 में 70% मेल स्टूडेंट्स, 2000 में 75% मेल स्टूडेंट्स। रीड कॉमर्स, रीड साइंस, फीमेल स्टूडेंट्स रीड साइंस, मेल स्टूडेंट्स रीड कॉमर्स। टोटल स्टूडेंट्स 3000, यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स 3600। नंबर्स हम बाद में देखेंगे। After combining 1995 and 2000, if X denotes the ratio of female commerce students to female science students, Y denotes the ratio of male commerce students to male science students, then सबको दोनों के टेबल बनाने पड़ेंगे, दोनों के डबल टेबल्स बनेंगे, मतलब मेल फीमेल साइंस कॉमर्स। सो पहले 1995 का बनाएंगे, मेल फीमेल टोटल साइंस कॉमर्स टोटल। ये 1995 का बना रहे हो। बोलो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 3000। उसमें से 70% मेल मतलब कितना? 2100। फीमेल आएंगे 900। टोटल 65% रीड कॉमर्स, तो 3000 का 65% कितना होता है? 1950। ये कॉमर्स वाले, बाकी के 1050 साइंस वाले। फिर आगे दिया 20% ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स, जितने फीमेल स्टूडेंट्स है उसका 20% रीड साइंस। फीमेल कितना है? 900। 900 का 20% कितना? 180 रीड साइंस। You can fill up the remaining table, फटाफट से बोलते जाओ फिगर। मेल साइंस कितना है? 1050 माइनस 180 कितना आता है? 870। देन मेल कॉमर्स 2100 में से 870 जाएगा, कितना आएगा? 1230। एंड देन साइंस कॉमर्स फीमेल 900 में से 180 का कितना? 720। बोलो ये समझ में आया? सेम टेबल किसका बनेगा? 2000 का। मेल फीमेल टोटल साइंस कॉमर्स टोटल। टोटल लोग कितने? 3600। उसमें से 75% मेल मतलब 2700, बाकी के 900 फीमेल। 40% रीड साइंस, 3600 का 40% 1440 रीड साइंस, तो बाकी का 2160 रीड कॉमर्स। 50% ऑफ मेल स्टूडेंट्स रीड कॉमर्स, 2700 का 50% 1350 रीड कॉमर्स, तो बाकी के 1350 रीड साइंस। 1440 माइनस 1350 कितना आएगा? 90। और ये 810। दोनों टेबल बन गए। सबको समझ में आया यहाँ तक? अब पूछा क्या है देखो। आफ्टर कंबाइनिंग 1995 2000, सो इन दोनों को कंबाइन करना है। नया टेबल नहीं बनाएंगे बट फिगर्स हम ऐड करेंगे, जब भी जरूरत पड़ेगी हम फिगर्स ऐड करके लेंगे। एक्स डिनोट्स, एक्स क्या है? रेशियो ऑफ फीमेल कॉमर्स टू फीमेल साइंस। फीमेल कॉमर्स का टोटल करो। फीमेल कॉमर्स 720, यहाँ पे फीमेल कॉमर्स कितना है? 810। 1530 डिवाइडेड बाय फीमेल साइंस 180 प्लस 90 270। बोलो इस डिवीजन का आंसर कितना? 5.66। ये एक्स का आंसर है। वाई क्या बोला है? वाई डिनोट्स द रेशियो ऑफ मेल कॉमर्स टू मेल साइंस। मेल कॉमर्स कितना है? यहाँ पे है 1230 प्लस 1350 कितना आता है? 2580 डिवाइडेड बाय मेल कॉमर्स 870 प्लस 1350 2220। डिवीजन करो, आंसर कितना आ रहा है? 1.16। कौन सा बड़ा है? एक्स बड़ा है वाई बड़ा? तो ऑप्शन कौन सा? समझ में आया? कोई डाउट? सबको समझा क्या? हाँ नहीं कुछ बोलो। नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन। In a study relating to laborers of a jute mill in West Bengal, the following information was collected. Janita, please. 20% of total employees were female and 40% of them were married. Total population का 20% female और उसमें से 40% married. 30 female workers were not members of trade union. So तीन categories: male, female, married, unmarried, and
मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन एंड नॉट मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन. सो तीन कैटेगरीज है. समझ में आ रहा है? इसका टेबल थोड़ा अलग बनेगा, ध्यान देना. Compared to this, out of 600 male workers, 500 were members of trade union and 50% of the male workers were married. The unmarried non-member male employees were 60, which formed 10% of the total male employees. The unmarried non-members of the employees were 80. On the basis of this information, the ratio of married male non-members to the married female non-members is. जगह आगे कहीं मैं फिगर को बंद कर. देखो टेबल कैसे बनेगा. पहले है मेल फीमेल टोटल. मेल फीमेल दो कैटेगरीज की. फर्दर सेकंड कैटेगरी क्या है? मैरिड अनमैरिड. सो मैरिड अनमैरिड. हाउएवर एक और कैटेगरी कौन सी? मेंबर्स एंड नॉन मेंबर्स. तो मेल में फर्दर तीन कॉलम्स बनेंगे. फीमेल में तीन कॉलम्स और टोटल में तीन कॉलम्स. तीन कॉलम्स क्या होंगे? मेंबर, नॉट अ मेंबर, टोटल. मेंबर, नॉट अ मेंबर, टोटल. Members, not a members, and total. This will be the format of the table. क्वेश्चन अच्छा है, मार्क करो. अब एक स्टेटमेंट लेंगे जहां पे नंबर्स दिए. सबसे पहले वो स्टेटमेंट लेंगे. पहला स्टेटमेंट क्या है? रीड करो ना. पहला स्टेटमेंट क्या है? 20% ऑफ द टोटल एम्प्लॉइज वर फीमेल. अच्छा, 20% ऑफ टोटल एम्प्लॉइज वर फीमेल. अभी तक आपको फीमेल पता है क्या कितने हैं? टोटल पता है क्या कितने हैं? तो ये सेंटेंस हम बाद में वापस आएंगे. नेक्स्ट रो. 40% of them were married. 40% of them were married. अगेन फीमेल कितने वही नहीं पता, तो उसमें मैरिड कितने वो नहीं बोल पाएंगे. नेक्स्ट. 30 female were not members of the union. हाँ, अब ये लिखेंगे. ये स्पेसिफिक नंबर है. 30 female workers were not a member. एक और कॉलम हमारा रह गया. नीचे टोटल कितना रह गया? प्लीज. अब 30 लोग कौन से हैं? जो फीमेल है. प्लीज डायरेक्टर कहाँ पे नंबर आएगा ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है. 30 मेंबर्स कौन से हैं? जो फीमेल है एंड नॉट मेंबर्स. बट मैरिड अनमैरिड के बारे में कुछ बोला है क्या? नहीं. सो फीमेल के बारे में सोचेंगे. इसमें नॉट मेंबर्स के बारे में सोचेंगे और नॉट मेंबर्स का टोटल लिखेंगे. समझ में आया 30 कहाँ पे आएगा? पहले तो फीमेल के बारे में सोचो. फीमेल में नॉन मेंबर्स. फीमेल में नॉन मेंबर्स, लेकिन नॉन मेंबर्स में मैरिड या अनमैरिड नहीं बोला है. टोटल बोला है 30. तो यहाँ पे आएगा 30. दिस इज 30. समझ में आया? नेक्स्ट स्टेटमेंट. Compared to this, out of 600 male workers, 500 members are created. अच्छा, मेल मेंबर्स टोटल कितने हैं? 600. तो मेल का टोटल यहाँ पे लिखेंगे. यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि मेल का टोटल मैरिड वाला आ जाएगा. हमको मेल का टोटल चाहिए जो कितना है? 600 पे. बोलो समझ में आएगा? इन 600 में से मैरिड कितने हैं? 500. सो मैरिड के टोटल में लिखेंगे 500 क्योंकि उसमें से मेंबर्स कितने नॉन मेंबर्स कितने वो दिया नहीं है. सो 600 टोटल, ग्रैंड टोटल मेल का 500. क्या बोला है? मैरिड नहीं, मेंबर्स. तो यहाँ पे आएगा मेंबर्स के टोटल में 500. इन 600 में से 500 मेंबर्स है. तो ऑब्वियसली सो कौन है? नॉन मेंबर्स. आगे. 50% of the male workers were married.
50% ऑफ द मेल वर्कर्स, टोटल मेल वर्कर्स कितने हैं 600, उसका 50% मतलब कितना 300, वो मैरिड है। यहाँ पे भी 300, यहाँ पे भी 300। नेक्स्ट स्टेटमेंट, The unmarried non-member male employees were 60. अनमैरिड नॉन मेल, Non-member. नॉन मेंबर्स, नॉन मेल, अनमैरिड नॉट अ मेंबर, मतलब ये वाला नॉट अनमैरिड वाले होने चाहिए और नॉट अ मेंबर वाले होने चाहिए। कितने 60, अगर ये 60 है तो यहाँ का आ जाएगा 240, इस 100 में से 60 गया तो यहाँ पे बचेगा 40, एंड अगेन इस 500 में से 240 गया तो यहाँ पे बचेगा 260। सो मेल वाला तो पूरा कॉलम बन गया, मैरिड अनमैरिड मेंबर नॉट मेंबर्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट, Unmarried non-members of the employees were 80. अनमैरिड Non-member of the अनमैरिड नॉन मेंबर्स, ये कहाँ पे आएगा? अच्छा इसमें मेल फीमेल बोलेगा तो टोटल कॉलम में देखिए, मेल फीमेल वाले कॉलम में मत देखो, टोटल कॉलम में देखेंगे। टोटल कॉलम में कहाँ पे लिखेंगे? अनमैरिड में नॉन मेंबर्स, मतलब यहाँ पे दिस इज 80। समझ में आया? अब देखो नॉन मेंबर्स टोटल कितने हैं 80, उसमें से ये कितना, तो ये कितना आएगा नॉट अ मेंबर यहाँ के मेल वाले और नॉट अ मेंबर फीमेल वाले अनमैरिड के, टोटल शुड बी 80, इसमें ये 80 है ये 60 है तो ये आ गया 20। सिमिलरली ये 30 है ये 20 है तो ये आ जाएगा 10, ये 40 है ये 10 है तो ये आ जाएगा 50, ये 50 है ये 80 है तो ये आ जाएगा 130, ये 130 है ये 30 है ये 100 है, ये मैच हो रहा है। ठीक है नेक्स्ट स्टेटमेंट, right. अब वापस फर्स्ट स्टेटमेंट जो एक हमने छोड़ दिया था, 20% ऑफ टोटल एम्प्लॉइज वर, 20% अगर फीमेल है तो 80% मेल, तो हमको पता है 600, तो 600 डिवाइडेड बाय 80% टोटल आ जाएगा 750, और 750 का 20% मतलब 150 फीमेल आ जाएगा। नाउ यू कैन फिल अप द रिमेनिंग टेबल, ये 150 है ये 30 है तो यहाँ पे आ जाएगा 120, ये 750 है ये 130 है तो यहाँ पे आ जाएगा 620। एक और स्टेटमेंट दिया होगा उन्होंने, फीमेल के 40% ऑफ फीमेल आर मैरिड या अनमैरिड, मैरिड, सो 40% ना 150 का 40% कितना आता है 60 मैरिड है तो बाकी के 90 अनमैरिड है। अब टेबल वापस फिल करो, ये 60 है ये 10 है तो यहाँ का आ जाएगा 50, ये 90 है ये 20 है तो ये आ जाएगा 17, ये 260 है ये 50 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 310 एडिशन, ये 240 है ये 70 है तो यहाँ पे लिखेंगे 310, बराबर से 620 का 620 के दो हिस्से हो गए 310 610। सेम वे टोटल कॉलम देखो, ये 300 है ये 60 है तो यहाँ पे लिखेंगे 360, और ये 300 और 90 390, पूरा टेबल बन गया। क्वेश्चन कुछ भी पूछ लेगा, you know all the figures, क्या है पहले लेंगे इस क्वेश्चन, Ratio of married male non-members. एक सेकंड, रेशियो ऑफ मैरिड होने चाहिए मेल होने चाहिए एंड मैरिड वाला रो देखेंगे, मेल वाला कॉलम देखेंगे और नॉन मेंबर्स में देखेंगे 40, इसका रेशियो किसके साथ मैरिड वाला रो फीमेल वाला कॉलम उसमें नॉन मेंबर्स मतलब 10, इसका रेशियो। शायद ये बहुत पहले मिल चुका था आपको, बाकी पूरा नहीं बना रहे वो भी होता है। अच्छा ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, जो ढूंढना है पहले बॉक्स डाल दो, बॉक्स फिलअप हो गया तो आगे क्या फिगर्स ढूंढने की जरूरत नहीं, उसका रेशियो ले लो, मतलब हमने पहले बॉक्स यहाँ पे डाल देना चाहिए,
ये दो फिगर्स आते हैं, बाकी फिगर्स फिलअप करने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। हम एनीवेज करते थे ताकि एक प्रैक्टिस हो जाए ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन की। फुल समझ में आया? ये पहले 11 में होता था। 11 में जैसे तुमने चाय स्क्वायर किया ना, उसमें तुमने दो बाय दो ही देखे, मतलब एट ए टाइम दो ही कैरेक्टरिस्टिक हो रहे थे, मतलब एक तो रो होगा या फिर कॉलम। उसी में पहले रो, रो के अंदर मतलब कॉलम, कॉलम के अंदर सब कॉलम और फिर रोज, ऐसे टाइप ऑफ डेटा पहले यूजुअली 11 के पोस्ट में था, हम हट गए। चलो हुआ, समझ में आया? पक्का क्लियर एकदम? कौन सा था क्वेश्चन? 4:1 ऑप्शन सी। ये मैं दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। फ्रीक्वेंसीज पूछिए, टैली मार्क्स वगैरह ड्रॉ करके काउंट करनी पड़ेगी, और एल्स इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ इसमें से मार्क करते जाओ कौन सी फ्रीक्वेंसीज हमारे कौन से क्लास में आएंगे। जैसे 81 टू 100 के लिए एक मार्किंग करो, काउंट कर लो कितना है। फिर 101 टू 120 के लिए काउंट करो, 121 टू 140 वाले काउंट करो, एंड सो ऑन। उनको फ्रीक्वेंसीज पूछेंगे, ऑप्शन ऐसे रहेगा। एक मेथड ऑफ एलिमिनेशन ना, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है। पहले तो चेक करो कि पहले इसका कितना है। 12 आया तो ये दोनों राइट है, ये दोनों तो गलत ही हो जाएंगे, फिर ये दोनों देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12 है, अगेन सेकंड चेक करो, दो ही चेक करने, मैक्सिमम 2 चेक्स। अगर 12 नहीं होता तो इन दोनों में से एक राइट होता, 6 या 9, वो फर्स्ट चेक में तुम्हारा राइट आ जाए, दो चेक भी करने की जरूरत नहीं। 6 आ गया तो ये राइट है, 10 आ गया तो ये राइट है, 12 आया तो बी या डी में गड़बड़ है, उसमें भी सेकंड चेक करने की जरूरत पड़ेगी। समझ में आया? उल्टा ना, हाँ चलेगा, कोई भी एक से स्टार्ट करो, कोई पॉइंट नहीं। तो थर्ड इज फॉर होमवर्क, फोर्थ इज आल्सो फॉर होमवर्क। अच्छा नहीं, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी यार थियरी में क्यों नहीं आया था पहले, इसमें क्यों आ गया? लिख लो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूं, बाकी होमवर्क है। जहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ क्लास को देख लिख रहे थे सारे, प्रॉपर्टीज ऑफ क्लासेस ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो शेडिंग किया था हमने, जहां पे क्लास लिमिट्स, क्लास बाउंड्रीज, मिड वैल्यूज, वहीं पे लिखो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वेरी सिंपल पॉइंट, डायरेक्टली फॉर्मूला लिखेंगे, इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या, जैसे यहाँ पे पहला क्लास कौन सा है, 30 से लेके 39, उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी करेंगे, टोटल फ्रीक्वेंसी तो 48 है, ये बताइए। सो इसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे डिवाइड बाय 48 करेंगे, इस क्लास का फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मिल जाएगा। समझ में आया? अच्छा इसी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को हम परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटू 100 कर दो तो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। समझ में आया? नेक्स्ट कोई पूछा है परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, वो भी होगा वही फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो आ रहा है इंटू 100। नहीं देखो सो सॉरी, जो तुमने लिखा है उसके हेडिंग फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की परसेंटेज फ्रीक्वेंसी लिखो, लिखो दोनों चीजें लिखवा लो। हाँ हेडिंग दो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, चेंज द हेडिंग, जो हमने लिखा ना फॉर्मूला उसकी हेडिंग चेंज करो, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हमने क्या लिखा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू 100, इनटू 100 लिख दो, ये परसेंटेज फ्रीक्वेंसी है। अब वापस ये लिखो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, इसका थोड़ा अलग फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास, इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास डिवाइडेड बाय width of the class, divided by width of the class। so population की डेंसिटी हम क्या देखते हैं,
महाराष्ट्र का पॉपुलेशन डेंसिटी देखना है, तो क्या देखेंगे कि महाराष्ट्र की पॉपुलेशन कितनी है डिवाइडेड बाय एरिया कितना है। समझ पा रहे हो कि कितने एरिया में कितना पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है। वैसे यहाँ पे भी कितने रेंज में कितनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड है, फ्रीक्वेंसी अपॉन रेंज। समझ में आया? इस फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फिर इसको तुम कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन 4 5 3 4 5 होमवर्क है, ठीक है। So set C का 3 4 5 and set A पूरा का पूरा homework. If there is any query, we'll discuss tomorrow and we'll start the assembly. AQB है क्या इसका? हाँ। AQB भी होमवर्क है, सारे थियरी क्वेश्चंस है, आधे घंटे में सब कुछ हो जाएगा। वहां के 60 ये 58 108 का क्वेश्चन आधे घंटे में आराम से हो जाएगा। लेक्चर है